कार्यकर्ताओं की 14 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी बनी, वो हम गौरवान्वित करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबको मिले जिनके कुशल संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी विश्व में अपने स्थान रखी और आज देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जो देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर अपना राज करते हैं और देश की राजनीति के अंदर जिनको चाणक्य की भूमिका में माना जाता है और देश के हर एक पॉलिटिकल पार्टी मानती है, देश की जनता मानती है। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि हम सभी को पाथे प्रदर्शित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, एटा कासगंज वालों की आवाज को क्या हो गया? भाई बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? यूपी में 80 की 80 सीटें जीतनी है या नहीं जीतनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। बाबूजी को याद कर कर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमाननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संदीप सिंह जी, नागेंद्र गामा जी, प्रत्येंद्र पाल जी, बहन पूनम बजाज जी, हर्षवर्धन आर्य जी, केपी सिंह सोलंकी जी, संदीप जैन जी, श्री ज्ञान तिवारी जी, रजनीकांत महेश्वरी जी, बहन रत्नेश कश्यप जी, श्री बिपिन देवी जी, वीरेंद्र लोधी जी, देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, ममतेज साक्य जी, आशीष यादव जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमारे नेता राजू भैया जी। आगे आओ, आगे आओ भाई, आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ राजू भैया के लिए। प्रचंड बहुमत से राजू भैया को जिताना है, जिताओगे ना? भाई और बहनों, सबसे पहले बाबूजी की कर्मभूमि हमारे एटा की धरती को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं वराह भगवान मां चामुंडा देवी, शीतला माता जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज जब एटा कासगंज आया हूं, तब महाराजा डंबर सिंह जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता। भाई और बहनों, एटा में आना मेरे लिए हमेशा हमेशा मेरे लिए बड़ा मन का और संवेदनाओं का विषय रहा है, क्योंकि यही भूमि है जिसको सम्माननीय कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। बाबूजी यहीं से बार बार चुन कर गए। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी का बहुत बड़ा ऋण है। शायद आने वाले 50 सालों तक ये ऋण हम उतार नहीं पाएंगे।
बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला है। भाई और बहनों, कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों का कल्याण और राम जन्मभूमि का उद्धार, ये दो चीजों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और आज मुझे आनंद है कि हमारे प्रिय नेता और प्रधानमंत्री जी ने बाबूजी के दोनों लक्ष्यों को पूर्ण करने का काम किया है। भाई और बहनों, एटा वालों, आप मेरी बात याद रखना। दो खेमे हैं, एक खेमा राम भक्तों पर गोली चलाने वाला का है और दूसरा खेमा राम मंदिर बनाने वालों का है। मुझे बताओ एटा वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या आवाज है भाई। बाबूजी ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी, आप ऐसी आवाज करोगे? बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा और अखिलेश यादव की पार्टियों ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को भटका कर रखा, लटका कर रखा, अटका कर रखा। यूपी वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त को 2020 को भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश को, अखिलेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं, उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। ये निर्णय एटा की जनता को करना है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब बाबूजी को मन से याद करना चाहता हूं। पूरे भारत में बाबूजी ही थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण करने का बीड़ा उठाया था। बाबूजी की सरकार तो चली गई मुलायम सिंह जी के कारण, परंतु जब आपने हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, गरीबों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, ये समाजवादी पार्टी जिनकी गोद में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी, सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर रखे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया
और मोदी जी जब आए, एक गरीब मां का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। और एटा वालों, एक मोदी गारंटी कह देता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। करोड़ों घरों में गैस का चूल्हा दिया, नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम किया। और बाद में कई सारे लोगों को घर दिया। अब तक मोदी जी 3 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब स्वर्गीय महादीपक सिंह साक्य को भी याद करना चाहता हूं। महादीपक सिंह जी यहां से 6 बार सांसद रहे, जिन्होंने एटा की सेवा करी और आज उनके आशीर्वाद से ही भाजपा यहां तक पहुंची है। भाई और बहनों, मैं आज अखिलेश जी को कहना चाहता हूं कि भैया, आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ाते। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर यहां पर गरीबों का कल्याण का यज्ञ चलाया है। हर गरीब को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और मित्रों, ये राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। ये राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा? जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। एटा कासगंज वालों, इन लोगों ने झूठ की फैक्ट्री खोल कर रखी है। उनका जब यहां पर
सरकार था। अखिलेश बाबू, याद करो, आपकी सरकार थी। पलायन पश्चिमी यूपी से होता था। गुंडे लोगों को त्रस्त करते थे। भाइयों बहनों, आपने भाजपा सरकार 17 में बना दी। योगी आदित्यनाथ के शासन में लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। भाई और बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे बनाकर मोदी जी ने यूपी में रोडों का जाला बिना है। सिर्फ 7,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। मोदी जी ने ये 10 साल में 7,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 निर्माणाधीन है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। 25 से अधिक घरेलू वायु मार्ग बनाए, 12 शहरों में मेट्रो पहुंची है। डिफेंस कॉरिडोर से हजारों युवाओं को रोजगारी मिलने वाली है। 30 नहर योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है। 2 एम्स मोदी जी के समय में आए हैं और 68 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 22 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के युक्त करने का काम किया है। जहां पहले बम धमाके होते थे, गोलियां चलती थी, वहां पर आज बम बनाने के कारखाने डालने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं राजू भैया के लिए भी कहना चाहता हूं, एटा के विकास के लिए 10 साल में राजू भैया ने कोई कसर नहीं की। अलीगढ़ से कानपुर 305 किलोमीटर का 4 वे लोन, भारत माला योजना, एटा कासगंज 4 लेन सड़क, अलीपुर बरवारा से सहसवान तक गंगा पुल का निर्माण, 410 करोड़ की रेलवे लाइन, 25,000 क्विंटल मिलेट्स केवल और केवल कासगंज से विदेश गए हैं। एटा में मेडिकल कॉलेज, कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। थारा चित्रा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, 20,000 ग्रामीण आवास, उज्ज्वला योजना के 1,63,000 लाभार्थी, जवाहर तापीय परियोजना 1320 मेगावाट का बिजली का कारखाना, 2,57,000 गरीबों के घर में नल से जल और 2,70,000 शौचालय का निर्माण। राजू भैया कम बोलने वाले हैं पर ज्यादा काम करने वाले हैं। एक बार जोर से ताली बजा दो राजू भैया के लिए भाइयों। और मैं आज एटा कासगंज वालों को कहकर जाता हूं, ये राजू भैया को सांसद बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मैं आज 2 चरण का चुनाव होने के बाद यहां आया हूं। मैं 2 चरण का परिणाम बता दूं। जानना है एटा वालों, 2 चरण में क्या हुआ है? जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? कहीं बताना मत तो बताऊं जोर से। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर दिया है। और एक घमंडिया गठबंधन साफ हो गया है। अखिलेश बाबू, ये 2 शहजादों है, राहुल और अखिलेश इकट्ठा आए हैं। अब तक तो उनका खाता भी नहीं खुला है, शायद तीसरे चरण में भी नहीं खुलेगा।
मैं आपको कहने आया हूं भाई और बहनों, हमारे राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताना है। राजू भैया के नाम के सामने कमल का निशान है। आप कमल के निशान पर बटन दबाकर जो एक एक वोट राजू भैया को दोगे, वो हर वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मुझे बताओ, राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों को वोट देना है या राम मंदिर बनाने वाले को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? यूपी की 80 की 80 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की। बाबू कल्याण सिंह जी, बाबू कल्याण सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आदरणीय अमित शाह जी को। और